सर डॉक्टर रूबा ने रात को मैसेज दिया था कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है और उसकी प्रिपरेशन के मुतालिक बताएंगे। आपकी आवाज कट रही है इमरान। ओके, पर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मेरी आ रही है क्लियर की आवाज की नहीं आ रही? सर आपकी तरफ जो है ना बैंडविड्थ कम आ रही है, लो आ रही है। चलो मैं आपकी रिकनेक्ट करता आवाज हूँ जरा 2 मिनट। हाँ जी, से क्लियर है मैं आपकी जरा इसको आवाज। दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? शुड बी जी सर कंटिन्यू? बिल्कुल क्लियर है। यस सर यस बिल्कुल सर, क्लियर आपकी है। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, अच्छा एग्जाम्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। प्रॉब्ली दे प्लानिंग टू हैव दिस सेशन इन जुलाई फर्स्ट वीक, प्रोविजनली जो उन्होंने कहा है। और दूसरा उसका पैटर्न ऑफ कोर्स उन्होंने फाइनल कर दिया कि जी अब वो एक्सटेंडेड टॉक्स होंगे। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। अच्छा, अब जो ये एक्सटेंडेड टॉक्स हैं इसके बारे में आप लोगों को कितना पता है कि व्हाट डू यू थिंक इसमें somebody has an idea? कितने स्टेशन होंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, किस तरह होगा? सर जो रफली सुनने में आया वो यही है कि ऑलमोस्ट 12 सेशन होंगे, जिनमें से हमारे पास हाफ जो है वो टॉक्स के होंगे और हाफ जो है वो एक्सटेंडेड टॉक्स के होंगे शॉर्ट केसेस की फॉर्म में। और 12 मिनट्स का एक स्टेशन होगा जिसमें 2 मिनट्स जो है वो कैंडिडेट अपनी रीडिंग करेगा और 10 मिनट्स आपकी डिस्कशन के होंगे जिसमें एग्जामिनर के साथ जो है वो डिस्कस करेगा वो सारा सिनेरियो। और अभी तक तो सर यही इतनी इंफॉर्मेशन ही है। आपकी आवाज कट रही है। फिर से आप बताओ कितने स्टेशन होंगे, सॉरी। सर 12 स्टेशन होंगे जिनमें से हाफ जो है वो टॉक्स के होंगे और हाफ जो है वो हमारे पास शॉर्ट केसेस के फॉर्म में होंगे। एवरी स्टेशन जो है उसके 12 मिनट्स होंगे जिसमें 2 मिनट्स की जो है वो कैंडिडेट खुद रीडिंग करेगा, वैल्यूएट करेगा और फिर आफ्टर जो 2 मिनट्स है ना 10 मिनट्स को एग्जामिनर के साथ डिस्कस करेगा। चलो बेसिकली यस 12 स्टेशन हैं, बीच में 2 मिनट पे 12 मिनट का स्टेशन है जिसमें 2 मिनट्स हमने देने हैं ऑफ इनिशियल जो उसने सिनारियो पढ़ना है कैंडिडेट ने, और 10 मिनट्स में उसने आके जो भी उसकी टास्क होगी उसने वो परफॉर्म करनी होगी। इसमें से 6 ऑप्स के हैं, 6 गायनी के स्टेशन होंगे नंबर 1। और उसकी उन्होंने डिफरेंट डिवाइड कर दी है कि जी कुछ इसमें ज़ाहिर स्किल के हिसाब से हैं, कुछ आपके ये है क्या कहते हैं रोल प्लेयर के होंगे, कुछ आपकी प्रॉब्ली कोई हिस्ट्री लेने में उसमें प्रॉब्लम होंगे, कुछ आपका ऑडिट या जनरल क्लब के रिलेटेड सब उसका भी एक है स्टेशन की पॉसिबिलिटी, और इस तरह से हुआ। लेकिन इन सब स्टेशंस की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो टोटल हम एजुकेशन में उसको डोमेन कहते हैं, या आप आसान लफ्जों में उसको एरियाज जिसमें उसने मार्क करना है, वो हमारी 5 चीजें हैं जिसको उन्होंने इसमें टोटली मार्क करना है। 5 में से एक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा है पेशेंट सेफ्टी, तीसरा है कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स, चौथा है कम्युनिकेशन विद द पेशेंट या रिलेटिव, और लास्ट है अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। इनके जो नंबर हैं वो लगेंगे 0, 1 और 2 तक मेरा ख्याल है, या एक सेशन के टोटल वो 5 पेशेंट नंबर आते हैं, लेकिन हर डोमेन के नंबर ही होंगे। अब इस डोमेन का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं कि हर स्टेशन पे ये 5 चीजें होंगी।
हो सकता है किसी एक स्टेशन में सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो और पेशेंट सेफ्टी के बारे में बात हो, एक हो सकता है स्टेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेशन के अंदर ये पांचों की पांचों चीजों की डोमेन होगी और उन सबको उन्होंने मार्क करना है कि जी आपका किस तरह होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं, लेकिन प्रॉबली हाँ सॉरी, एक तो जो ऑलमोस्ट उन्होंने अभी पासिंग मार्क्स हैं इसके, वो हैं 60%। 60% उसमें आपको हर स्टेशन जो है वो पास करना जरूरी नहीं है। जो अभी तक इनका इनिशियली अभी प्लान है उसको फाइनलाइज वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपने 60% नाप देना है। लेकिन उसमें जो कैच एक आ जाता है जो बहुत बड़ा है कि लेट्स सपोज के हमारे 10 स्टेशन हैं, 10 स्टेशन के अंदर 6 स्टेशन ऐसे थे जिसके ऊपर पेशेंट सेफ्टी का नंबर था। अब वो वाला जो पेशेंट सेफ्टी वाला नंबर हो गए, वो सारा का सारा एक में ऐड ऑन होगा। पहले आप टोक्स देते थे, एक पूरा टोक्स का वो टोटल नंबर लगा देते थे कि जी आपके टोटल 10 नंबर हैं तो आपको 5 मिले, 4 मिले, 8 मिले, या जितने मर्जी नंबर मिले। इसमें इंडिविजुअली जब एरिया स्पेसिफिकली मार्क हो जाएगा, पेशेंट सेफ्टी में कितने नंबर आए, कम्युनिकेशन में कितने आए विद रिलेटिव्स या विद कलीग्स, या अप्लाइड नॉलेज में कितने आए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कितने आए, वो टोटल इकट्ठे होके नॉट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो कलेक्ट करेंगे। और फिर आपको ईच डोमेन के अंदर पास होना जो है 60% के हिसाब से वो ज़रा ज़रूरी होगा। और वो वेरी कर सकता है कि टोटल सेशंस में रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से उसको रीएडजस्ट वो कर सकते हैं। Am I clear what I'm saying right now? यस सर। जी सर। सर लेकिन ये जैसे कि रोल प्लेयर्स हैं, हाँ जी इसमें इनसे लाइक इंग्लिश में बात करनी होगी या उर्दू में बात करनी होगी? बेटा, वो आपकी उसमें majority of them would be not patients. Role players would be stimulated patient होंगे, जो कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होगी। उसमें लिखा होगा कि उसकी एजुकेशन कितनी है, वो की है। एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग, इट ऑल डिपेंड। जिस तरह आपका क्लिनिक में पेशेंट आता है, अगर यू थिंक कि जी आपको उसके लेवल के ऊपर जाके पंजाबी में कम्यूट करना है तो यू टॉक इन पंजाबी। अगर आपका इंग्लिश में है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है कि इंग्लिश वाला कंपोनेंट वुड बी मोर, या उर्दू। बिकॉज वही ना, अगर मेडिकल स्टूडेंट को बिठा रहे हैं एज ए हाउस ऑफिस, तो उसके अंदर तो फिर हम लोगों को उससे पढ़ी लिखी है तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी होगी उससे। मेरा अपना अंदाजा है कि जो बिठाएंगे वो पीजीज को बिठाएंगे। अभी तक जहाँ तक आई गैदर मोस्ट प्रॉब्ली इट विल नॉट बी मेडिकल स्टूडेंट्स, इट विल बी आपका गायनी का कोई पीजी किसी ईयर का हो सकता है, फर्स्ट ईयर का हो सकता है, फोर्थ ईयर का हो, जो एग्जाम नहीं दे रहा, अभी उसका ओके एग्जाम सर। क्लियर नहीं होना। जैसे मेरे डिपार्टमेंट मुझे फोन करके वो कहते हैं कि जी हमें आप 4 पीजी भिजवाते हैं, हमने रूट के लिए भिजवाने हैं, तो उनके पास लेकिन अपनी की डेफिनेटली होगी और उसके हिसाब से वो होगा। लैंग्वेज आपने किस में बोलना है वो एक वेरी, उसमें मेरे ख्याल से जब आपको उसको हिस्ट्री मिल जाएगी उसमें प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन में दिया जाएगा। जो बहुत पढ़ा लिखा है वो है ज़ाहिर है यू, और वो आपसे बात ही इंग्लिश में कर रहा है तो उसके हिसाब से करोगे। लेकिन जब आप बात कर रहे होगे तो उसमें वो कम्युनिकेशन विद द कोलीग वाली, या सॉरी कम्युनिकेशन विद द पेशेंट भी, हाँ एक हो सकता है कोई एक स्टेशन टीचिंग का भी आ जाए कि आपकी क्लास है और आपने किसी अपने मे बी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ाना है, या आपने उनको कुछ पीपीएच के बारे में बताना है या एक टॉपिक के बारे में बताना है, वो भी, लेकिन इट हैज टू बी कन्फाइंड फोकस्ड इन 10 मिनट्स टाइम। जो मेरा ख्याल है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी, विच आई कैन मतलब इमेजिन बट आई कुड बी टोटली रॉन्ग, वुड बी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्योंकि पहले हम जब डिटेल हिस्ट्री लेते थे तो उस डिटेल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी जो उससे रिलेटेड इररेलेवेंट है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने फोकस करना है कि उस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिकली हमने क्या किया, और ये इसके करने के लिए कम से कम आप लोग जो एक
हर डिजीज लिख के उसके नीचे जितना हो सकता है उसके फोकस क्वेश्चन जरूर रखो। एंड आई बिलीव कि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए एक डिजीज जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे उसके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो 6 से 8 होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर थोड़ा सा इरेलेवेंट। तो फिर देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अगर आप 15 बनाते हो तो उसमें से 6 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आप उस पेशेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट वुड ओनली बी 10 मिनट्स और वो जो पहले 2 मिनट है उसमें आपने उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। उन्होंने क्लिनिकल सिनारियो मैंने एक देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपने उसकी हिस्ट्री भी लेनी है, आपने उसकी मैनेजमेंट प्लान करनी है और आपने काउंसलिंग भी करनी है। अब एक सेशन जिसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो उसमें फिर आपका और टाइम पीरियड तीनों डोमेन्स को कवर करने के लिए वो भी सेपरेट, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसकी हिस्ट्री लेते रहोगे तो फिर आपकी जो मार्क्स लगेंगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे लगेंगे या मे बी कम्युनिकेशन पे लग जाएंगे। उसमें पेशेंट सेफ्टी का अगर कंपोनेंट है उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे थोड़ा सा भी ये ख्याल आया, जो चीज़ हम मिस कर देते हैं, आपको एग्जाम के अंदर जैसे जब आप पूछते थे कि जी कि हमें फलां पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस डेट एंड टाइम के साथ दे दें, यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी को सामने रखते होते आपने अब ये आपको थोड़ा सा अपना रिहर्स करना पड़ेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशंस को आपने रिकन्फर्म करना है कि क्या ये इसी पेशेंट की है, उसके नाम के साथ, उसके हस्बैंड नाम के साथ या उसका एमआर नंबर, ये सेफ्टी पे आ जाएगा। यू नीड टू कंफर्म विद द पेशेंट कि जी हाँ जी आपका नाम ये है, आप फलां फलां हैं, आप फलां दिन आके एडमिट हुए थे, जो आपको क्लिनिकल सिनारियो दिया हुआ है। तो दीज ऑल कंपोनेंट्स विल कम इनटू पेशेंट सेफ्टी, जो नॉर्मली हमारे पहले में नहीं था, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। उसमें दूसरी चीज एक और, उसको इंफॉर्मेशन जैसे आपने प्रोवाइड करनी है या कम्युनिकेशन जब प्रोवाइड करनी है, ये नॉर्मली उन्होंने पैटर्न तो एमआरसीयू लिया हुआ है, लेकिन यू नीड टू रिमेम्बर कि अगर आपके कोई इंफॉर्मेशन पैम्फलेट्स किसी चीज के हैं आपके डिपार्टमेंट में या कोई ऐसी चीज है जो आप दे सकते हो, तो वो वाली का भी आपने जिक्र करोगे कि जी हाँ जी बाकी इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये पैम्फलेट्स में है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, यू कैन गो थ्रू दैट। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो उस पैम्फलेट के अंदर आपको कांटेक्ट करने के नंबर्स भी हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस तरह खुदा ना खास्ता अगर किसी की ब्रेकिंग बैड न्यूज़ आ जाती है, कोई आईयूडी है या स्टिल बर्थ हो गई है, तो उसकी वही एक पूरा ग्रीवेंस का एक सिलसिला है कि जी आपने उसको किस तरह फॉलो अप करके करना है। सिर्फ आपने जाके इट विल नॉट एंड लाइक दिस कि जी वी आर वेरी सॉरी कि द बेबी डाइड, इट डज हैपन समटाइम्स, हो जाता है। और आपके केस में व्हाटएवर कि जी अडॉप्शन हो गई थी या कोई एक्सीडेंट हो गया था डिलीवरी के दौरान या कुछ जो भी हो गया, तो उसकी वजह से वी आर सॉरी एंड दिस नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। लेकिन उसको आगे लेके जाने के लिए उसका पूरा पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर आपको यू नीड टू गिव देम प्लान कि कहाँ कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं, इवन गोइंग अप टू आई थिंक कि जी कि यू प्रॉब्ली कैन, उसमें तो मैंने एमआरसीजी में देखा है कि आप जो बेबी है उसका बरील करना चाहते हो, उसको अपना क्या करना चाहते हो, किस तरह उसका पूरा एंड जो करना है आपने किस तरह करना चाहेंगे, आपने उसका कोई नाम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यू वांट सम पिक्चर्स, ये वो सारा कुछ करके देन उसके हिसाब से देन इट बिकम्स सारा होगा। आखिरी पॉइंट उसमें वो जो है क्लिनिकल नॉलेज, यस वो भी एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के अंदर जाहिर है जो आपकी मैनेजमेंट प्लान्स होंगे उसको वो प्रॉब्ली टारगेट करेंगे कि हाँ जी ये अपने क्लिनिक के लिए क्या करेगा। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई सीटीजी भी आ जाती है और उसमें कुछ आ जाता है, जो आपके होंगे क्या कहते हैं लेबर बोर्ड्स या अपना गायनी बोर्ड्स प्लान्स, वो भी थोड़ा सा एलैबोरेट वो भी नॉट कंटिन्यू। जैसे आपको स्टेशन दे दिया जाता है कि जिसमें प्री ऑप में आपने बिफोर सर्जरी पेशेंट को देखना है, तो उसमें सारा उसका टैग चेक करना, उसकी हिस्ट्री चेक करना, उसमें अगर ब्लड अरेंजमेंट है उसकी ब्लड अरेंजमेंट हुई है कि नहीं हुई, कंसर्न अगर कोई और स्पेशलिटी की डिफिकल्ट सर्जरी है तो हमें सर्जन को इन्वॉल्व करना है, ऑन्कोलॉजिस्ट को करना है, यूरोलॉजिस्ट को करना है, क्या वो ऑन बोर्ड हैं कि नहीं है, पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन है कि जी कि लेट्स सपोज कि क्या उसकी सिर्फ हिस्टेक्टमी होनी है, क्या माइमेक्टमी होनी है, क्या क्या होना है। तो उस सारी चीज़ें उसको कितना पता है वो कर रहे हैं, वो सारे इन्हीं डोमेन्स के अंदर
of getting into again coming back information gathering, patient safety, communication with the colleagues वाला जो है वो ज़्यादा आपका टीचिंग ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट में आ जाएगा, या कहीं भी आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोसीजर है जो आप लोगों ने नहीं किया या रूटीनली नहीं होता, तो उसमें फिर आप अपने कोलीग्स को किस तरह इन्वॉल्व करोगे, जिसमें आप कहोगे कि जी हम अपने सीनियर को बुला सकते हैं, मे बी इवन कॉल फॉर हेल्प जिस तरह होती है, या पीपीएच होता है, या कोई ऐसा प्रोसीजर है जैसे वीवीएफ है जो रूटीनली नहीं किया जाता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपने किसको इन्वॉल्व करना है और क्या करना है। सर टीचिंग का सेशन है उसके कंपोनेंट बता दें सर प्लीज। बेटा कंपोनेंट यही होगा, कंपोनेंट्स आपके यही है। अब देखो जो टीचिंग वाला सेशन जो है उसमें एक तो नंबर 1 टॉप द लिस्ट पे कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स आ जाएगी। नंबर 2 इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये भी आ सकता है, आई डोंट नो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो कि और किस लेवल के बच्चे हैं उनको क्या क्या पता है। नंबर 3 जो आपको क्लिनिकल नॉलेज आपने उनको समझानी है वो किस तरह समझानी है, वो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज में आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई पेशेंट की सेफ्टी की बात हो रही है तो पेशेंट सेफ्टी की डोमेन में आ जाएगा। ये डोमेन ना आपको पता होंगी जब आप दे रहे हो क्या कहते हैं अपना टोक्सा स्टेशन, ये आप स्पेसिफिकली नहीं ना आपको पता होगा कि ये मैं पेशेंट सेफ्टी की बात, लेकिन आपके जो नंबर लग रहे हैं उसमें उन्होंने इस पीस में से लगाने कि जी उसने पेशेंट का टैग चेक किया तो पेशेंट सेफ्टी में यस हो जाएगा, क्या उसने पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि जी के उसकी मायोमेक्टमी होनी है, वो उसमें उसका टिक हो जाएगा, और उसके हिसाब से टिक के हिसाब से आपको उस स्टेशन के उसके नंबर आपको मिलेंगे। ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होगा कि वो सवाल पूछेंगे जी आज पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से आपका इस पेशेंट के बारे में क्या ख्याल है। Sir, what about the examination? Previously, patients were provided to examine. Now, whether they were dummies or patients or any role player will be there to examine. बेटा अभी तक जो ये कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी कि हर, क्योंकि जो सर्किट आपका चलेगा यहाँ पे मॉर्निंग में वही सर्किट कराची में चलना है, वही सर्किट आपका इस्लामाबाद में चलना है, और अगर कहीं और स्टेशंस में हो रहा है बलोचिस्तान या वो पूरा कंप्लीट सर्किट वहाँ चलेगा। अब एक प्रपोजल तो इनका ये है कि जी कि हर वहाँ पे कोई भी इस तरह का एग्जामिनेशन वगैरह होगा तो मे बी दे कैन पुट इन अ डमी जो सब में रेप्लिकेट करके सब में एक जैसी होगी। अगर नहीं होगी तो मे बी अगर लेट्स सपोज वो कहते हैं कि जी वहाँ पे हमने एक टर्म के पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कराना, तो फिर वो हो सकता है एक लाइव पेशेंट भी उन्होंने लटाया हो फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। सर तो हमने किट वगैरह प्रिपेयर करनी है, कोई किट जैसे हम पहले प्रिपेयर करते थे एग्जाम में, एग्जामिनेशन किट? मेरा ख्याल है आपको बैग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी अगर स्टेशन पे आपको ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना पड़ जाता है, फीटल हार्ट सुनने पड़ जाते हैं या ऐसी कोई चीज आ जाती है, तो यू नीड टू हैव अ बैग। बैग के अंदर अब लास्ट टाइम उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, लास्ट टाइम दे डिडंट अलाउ अस टू टेक एनीथिंग विद अस ना। बेटा देखो आप लेके जाओगे, एक अगेन डिपेंडिंग ऑन स्टेशंस वहाँ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि वो कहें कि जी वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजें रखी हुई हैं, तो फिर वो मना कर देंगे आप सबको। जब आपकी ब्रीफिंग होगी ना उसमें वो बता देंगे कि जी कैन यू टेक द बैग, अगर वो कहेंगे जी बैग अंदर ले जाओ तो बैग उठा के ले जाना, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट कि हम पूरे 12 स्टेशन पे एक पूरा इतना भारा बैग लेके हर स्टेशन पे लेके चलते जाएं। लाइकली चांसेस हैं कि वो आपको मना कर देंगे, लेकिन माय एडवाइस वुड बी यू कि जो पहले जाके जा रहे हो उसमें अपना बैग बना के ले जाओ। अगर वो कहें हमें जरूरत नहीं है तो फिर देन यू डोंट टेक इट इनसाइड, यू जस्ट लीव इट आउटसाइड जहाँ पे अपनी किताबें बाकी सारी चीजें छोड़ दी, वापसी पे ले जाना। अगर उन्होंने कहा हाँ जी हम लेके जा सकते हैं, जैसे व्हील है किसी की डेट कैलकुलेट करने के लिए, वो पहले आपको अलाउ करते थे कुछ स्टेशंस में, कुछ में नहीं करते थे, वो बता देंगे कि हाँ जी जरूरत है कि नहीं, कि इसने अपने LMP से डेट निकालनी है, रजिस्ट्रेशन निकालनी है, या जैसे BMI का चार्ट है वो आप मेरा ख्याल है मेजॉरिटी पीपल मैंने जब भी देखा एग्जाम में वो लेके जाते थे, तो ये सब चीज़ें यू नीड टू कीप देम विद यू। अगर उन्हें अलाउ की तो यू टेक देम विद देम, अगर उन्हें अलाउ नहीं की तो देन डोंट, फिर ना करना।
So will you advise us to go to ward or OPDs to examine the patient, or we just have to stay at home and study? बेटा देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी तैयारी कैसी है। अब उसमें अगर आपका ये ख्याल है कि आपका ये क्लिनिकल नॉलेज का वीक पार्ट है, मैं एग्जामिनेशन नहीं ठीक तरह कर सकती, फिर तो देन यू नीड टू गो एंड प्रैक्टिस। इफ यू थिंक यू डन इनफ फॉर द लास्ट 4 years एंड यू आर प्रीटी गुड कि जी आप अपने रिफ्लेक्सली सब चीजें, हो सकता है एक पेशेंट का वो कहें कि जी आप सिर्फ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करो। तो इफ यू ट्रेन इनफ के जी के बाय स्टेप वाइज यू आर ट्रेन इनफ कि आप वो सारा कर लोगे, तो दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इस सारे कहानी के अंदर जो 2 चीजें और मुश्किल आ रही हैं, वो एक ही आ रही है कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल सिनेरियोज अब वो ऐड ऑन कर सकते हैं जिनके पहले उनको पेशेंट नहीं मिलते थे। मे बी डीवीटी का एग्जामिनेशन लेट्स सपोज कह देते हैं कि पेशेंट लिटा देते हैं कि जी आपको डीवीटी है, जैसे अपना आई डोंट नो, मे बी आई डोंट थिंक सो कि रखेंगे कि, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रख दें, कोई पिक्चर रख दें कि जी बेबी की है, इसमें कुछ बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही, एक्सरे, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने पक्की की हुई है कि जो भी रखेंगे वो यूनिफॉर्म होगी इन सारे स्टेशंस में, और उन्होंने 2 टाइम करने हैं, सर्किट रन करने हैं, एक मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस, और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसके हिसाब से आपके इसमें वो भी हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी वो ऐड ऑन कर सकते। So will there be any negative marking? नहीं, not to my knowledge। अभी तक वो मैंने जितने स्टेशन दिखाए थे या सोचे उसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं कहा। मे बी कोई बहुत बड़ा ही ब्लंडर हो, शायद उन्होंने ऐड ऑन कर दिया, लेकिन अभी तक नेगेटिव मार्किंग ना उनका भी आइडिया, उनका इरादा है भी। So it was told by our colleagues, nephro colleagues or medicine colleague, that if they were commanded to perform any particular examination, they have to do general physical examination on or in all patients. Na? So we have to do the same. बेटा मेरा ख्याल है क्लिनिकल सिनेरियो पे डिपेंड करता, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर एक टर्म का पेशेंट लेटा हुआ है और उसका उसने कहा है कि जी सिर्फ लिखा हुआ है कि आप एग्जामिन द पेशेंट, फिर तो एग्जामिनेशन इंक्लूड्स होल ऑफ इट, टॉप टू बॉटम, जिसमें ब्लड प्रेशर ये सारा कुछ भी आएगा। अगर कोई लिखा हुआ है कि एग्जामिन abdominal एग्जामिनेशन, जस्ट डू द abdominal एग्जामिनेशन, फिर आप उसके हिसाब से होगे। इट ऑल डिपेंड अपॉन द की, और आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी, जो पहले 2 मिनट आपको देंगे उसी में आपने अपने आप को ग्रुप करना है कि क्या करें। अगर सिर्फ लिख दिया है कि जी एग्जामिनेशन करोगे, मेरा तो ख्याल है कुछ टोटल एग्जामिनेशन में जो हम जनरल फिजिकल, वेट, हाइट, सारा कुछ जो है वो सब कुछ इंक्लूड होगा अगर सिर्फ लिखा हुआ एग्जामिनेशन। पर अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि जी एग्जामिन द पेरिफेरीज, फिर उसके हिसाब से फिर आपको देन यू नीड टू डू। लेकिन regarding the patient safety, obviously we have to confirm the name and age to the patient, but it was told in different workshops that you don't have to repeat the history which was already provided to you. For example, if the gestation age is given to us, we don't have to ask about last menstrual periods. matlab I don't think so. नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटा ये तो आप कंफर्म करोगे ना जाके, जी आपका नाम फलां है, मुझे आपका नाम ये दिया गया था, and you are about 28 weeks pregnant, और अब आप आए हैं with this complaint, ये होगी आपकी उसकी अपना क्या कहते हैं कंफर्मेशन होगी कि हाँ जी ये वही पेशेंट है, इसी कंप्लेंट से आया हुआ है कि जी आपका नाम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, दिस इज लेट्स पे उसके कि आपका नाम मिसेस आयशा है, वाइफ ऑफ आप अहमद हैं, 20 years आपकी एज है, और अभी आपकी प्रेगनेंसी है, और ये आप कंप्लेंट है रीडिंग के साथ। इज दैट राइट? देखो ना, ये तो कहीं भी आउटडोर में कहीं भी दुनिया में चले जाओगे, या इवन आप क्लिनिक पे भी जाते हो अपने, तो पेशेंट से अगर आपकी जूनियर हिस्ट्री लेके आपको सामने की हो, तो आप उससे पूछते नहीं कि हाँ जी पेशेंट से
सर तो एग्जामिनेशन के बारे में बता दें कि जैसे कोई सिनेरियो हमें वो देते हैं और सिमुलेटेड पेशेंट है, तो इस सिनेरियो में सो एंड सो फॉर एग्जांपल वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है या प्री एक्लैम्प्टिक उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो उसमें हम एग्जामिनेशन पेशेंट से मतलब पेशेंट से कैसे मांगेंगे, वरना एग्जामिनर से मांगेंगे कि इस पेशेंट का एग्जामिनेशन आप मुझे दें, जैसे पहले बेटा, मांगते थे नहीं स्पेसिफिक नहीं एग्जामिनेशन। ना, देखो नॉर्मली टोस्ट का एडवांटेज ये है कि वो स्पेसिफिक है कि वो आपसे क्या कराना चाहता है। लाइकली चांसेस हैं, मैं फिर बात कर रहा हूँ लाइकली चांसेस में, आई एम नॉट वेरी श्योर कि हो सकता है कि एक स्टेशन के ऊपर सिर्फ आपने हिस्ट्री ले ली है। एक स्टेशन के अंदर देखो, पहले आप 30 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री लेते थे, एग्जामिनेशन करते थे, इन्वेस्टिगेशन मांगते थे। इस तरह ही था ना कि नहीं था? जो आपका सर लॉन्ग केस ऐसे होता था ऐसे उसमें आपने पहले पेशेंट की 30 मिनट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सॉरी, बीच में बेटा लाइन कट गई थी हमारी। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले आप 30 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन मांगा करते थे। अब वो देखो, इस तीनों कंपोनेंट को 10 मिनट के अंदर करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि एक सेशन पे वो तीनों चीजें मांगनी चाहिए। या तो उसमें उसकी काउंसलिंग होगी, या उसकी एग्जामिनेशन होगी, या उसकी हिस्ट्री होगी। हाँ, कोई ऐसा छोटा सिनारियो है जिसमें फोकस करके उन्होंने, उनका ख्याल है कि 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन डू रिमेंबर दैट जो पहले 2 मिनट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उस लिहाज से, ताकि आप अपने आप को कंपोज कर लो और फोकस कर लो कि मैंने इसमें से क्लिनिक सिनारियो से, या जो सामने डॉक्टर बैठा हुआ है उसको मैंने, उसके क्वेश्चंस के मैंने क्या जवाब देने। लेट्स सपोज कि अगर एक लेप्रोस्कोपी का स्टेशन आ जाता है, आपको शुरू में पता होगा वो क्या है। उसमें वो हो सकता है कि वहां जाके आपको कहें कि जी ये जो सामने चीजें पड़ी हुई इनको आइडेंटिफाई करो। हो सकता है उसमें वो वेरिस नीडल करके पूछे कि जी आपने इसको किस तरह होल्ड करना है। हो सकता है आगे सामने नहीं रखी हो कि इसके अंदर वेरिस नीडल आप किस तरह डालोगे, ब्लैकेस में डालोगे, पावर पॉइंट डालोगे, इस तरह करके वो आपसे उसके 10 मिनट के अंदर करा सकते हैं। उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेक करेंगे कि जी क्या हाँ आपका वेस्ट नीडल आपने ठीक पकड़ी हुई है, उसका एंगल ठीक पकड़ा हुआ है, अब्डोमेन को आपने गैदर किया हुआ है, उसकी पेशेंट की जो पोजीशन है टेबल के ऊपर वो ठीक थी, स्ट्रेट थी कि नहीं थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेरिसेस का फंक्शनिंग के जी उसका जो स्प्रिंग एक्शन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके अलावा पहले हो सकता है उसके अंदर सेफ्टी में ये भी लिखा हो कि जी आपने जो इक्विपमेंट जिसमें आपने करना है लेप्रोस्कोपी का वो चेक किया है कि लाइट सोर्स चल रही है, इंसफलेटर चल रहा है, बाकी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है तो कौन सा दिया हुआ है। एंड उसके करने से पहले यू कैन ऑलवेज आस्क कि जी इसका प्री ऑप के अंदर इसका कंसेंट है कि नहीं है। तो दिस ऑल विल कम इनटू अ सेफ्टी पार्ट। फिर वो क्लिनिकल अप्लाइड में आप वही सारी चीजें उसमें डालते हैं। और ये जो डोमेन्स सारी हैं ये ओवरलैप भी कर सकती हैं। हो सकता है एक का नंबर इधर भी हो, एक का नंबर आगे वो कम्युनिकेशन या किसी और चीज में भी डाल दें। तो ये बिल्कुल डिफाइंड लाइंस नहीं है, पर उसमें उनका जो नंबरिंग आपकी लगेगी वो आपकी इन्हीं डोमेन्स में लगेगी। वो आपको नहीं पता होगा कि जी आपने किस डोमेन में कितना परफॉर्म किया। सर मैं ये बात पूछना चाह रही थी, सर ये बात तो समझ आ गई आपने जो सारा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे एक पेशेंट का सिनेरियो में लिखा हुआ होता है ना एंड में कि आउटलाइन द मैनेजमेंट विद द हाँ, पेशेंट, डिस्कस विद द पेशेंट, तो उसमें जाहिर है कि मैनेजमेंट में जब तक कि हम उस एग्जामिनेशन के मेजर पॉइंट्स जो है ना हमें नहीं पता होंगे कि पेशेंट की क्या फाइंडिंग है, उस वक्त तक हम कैसे मैनेजमेंट प्लान करेंगे। तो उसके हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैनेजमेंट के लिए जो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो हम पेशेंट से पूछेंगे या एग्जामिनर से पूछेंगे? देखो मैं आपको एक क्लिनिकल सिनारियो देता हूँ। जैसे एक पेशेंट है 20 years ऑफ एज, ये आपको क्लिनिकल सिनारियो मिला हो, 20 years ऑफ एज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वन एक्टोपिक, और उसके लिए उसकी सर्जरी हुई अबाउट 5 years बैक और सर्पिजेक्टमी होगी एक राइट साइड की। नाउ शी हैड कम्स बैक विद अगेन, अभी नहीं, शी इज ग्रेविडा 3,
सेकेंड प्रेगनेंसी, शी अगेन हैड एन टॉपिक ऑन द लेफ्ट साइड, पहले राइट पे थी, अब लेफ्ट पे हो गई और उसकी सेल्फ एंजियोस्टमी हो गई। अब थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होके आती है, 8 वीक्स पे आती है विद एन अल्ट्रासाउंड ऑफ लेफ्ट साइड, अगेन एक टॉपिक विद अ फीटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट। अब इस पे आगे जाके और नीचे हो सकता है उसके वाइटल्स दिए हों जो हों स्टेबल, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये आ गई है। अब उसका आपने उसका जाके मैनेजमेंट प्लान एंड काउंसलिंग डिस्कस करनी है इस पेशेंट की। अब जब ये आपको आ गया, आप इसमें देखो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, नाउ यू नो कि शी इज अ केस जिसकी पहले 2 दफा टॉपिक हो गई है, दिस इज द थर्ड टॉपिक, एक दफा उसकी सेल्फ इंजेक्टमी हो चुकी है, एक दफा उसकी सेल्फ एंजियोस्टमी हो चुकी है और अब ये टॉपिक है। आप उसको रिकन्फर्म नहीं करोगे कि जी हम करके आप देखेंगे किसी के आपका टॉपिक है कि नहीं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उस पर करके जो, हाँ ये जाके पेशेंट को जरूर कहोगे कि हाँ जी आपका नाम फलाना है और आपकी पहले हिस्ट्री के अंदर ये हुआ था कि 2 दफा टॉपिक हो चुकी है, आपकी पहले सर्जरी हो चुकी है, दूसरा आपका सिर्फ 2 दफा सर्जरी हो चुकी है, एक में आपकी ट्यूब निकाल दी थी, दूसरे में वो ये है, अब दोबारा अनफॉर्चुनेटली आपकी ये ट्यूब आई है, आपकी दोबारा उस साइड पे टॉपिक आई है, अब बताएं हम आगे कैसे कर सकते हैं। So, ये तो पेशेंट का बैड न्यूज की तरह आ रहा है ना? ठीक है, वो देखिए इसमें बैड न्यूज भी है, उसमें आगे आपकी मैनेजमेंट प्लान भी आएगा ना। एग्जैक्टली, हाँ सर सर, तो इसमें तो देखो शॉर्ट कितनी सी साइड हिस्ट्री लेके, सर जैसे आपने बोला इसमें तो थोड़ी सी फिर शॉर्ट सी हिस्ट्री लेके एज और नेम कंफर्म करके और यही के प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है इसका, अगर उसके पास अवेलेबल है वो देखते हुए और प्रीवियस सारी थोड़ी सी शॉर्ट सी मेडिकल सर्जिकल और फैमिली हिस्ट्री लेते हुए फिर हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन जो भी आप वहाँ पे दी गई होंगी कि कंफर्म है इसका, क्योंकि पहले राइट साइड सल्पेंजेक्टमी थी, अभी हुई है तो कौन सी साइड है, वेदर जो सल्पेंगोटमी लेफ्ट में हुई है उसमें है, तो फिर डेफिनेटली फिर काउंसिल करेंगे चांसेस ऑफ द फ्यूचर फर्टिलिटी के हिसाब नहीं देखो ना ये वाला जो आ जाता है इसमें से, और नहीं ऑप्शन इसमें जी सर। ऑप्शन हमारे पास अगर तो उसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी है, जस्ट रिमेंबर दिस, देन द ऑप्शंस आर आप उसको फिर मेडिकली ट्रीट नहीं कर सकते। जी सर जी, फिर तो मेडिकल लैप्रोस्कोपी, ठीक है ना जी फिर हमारे पास ऑप्शन आती है कि हमने कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना है। इसका सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैंने जो डाली हुई है उसमें आपको यू नीड टू बी फोकस ऑन दिस थिंग कि क्या हम इस दफा भी जाके उसकी सेल्फ इंजेक्टमी कर देंगे कि दोबारा सेल्फ एंजियोस्टमी करेंगे। यू डू अंडरस्टैंड कि एक दफा एक टॉपिक के बाद, दूसरी दफा एक टॉपिक होने के बाद, थर्ड टाइम अगर हम उसकी सेल्फ एंजियोस्टमी करते हैं तो इंसिडेंस ऑफ रिपीट एक टॉपिक होने का कितना चांसेस होगा, और अगर हम उसकी सेल्फ इंजेक्टमी कर देते हैं तो उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी का क्या प्लान है। एक ऑलरेडी ट्यूब निकलनी है, दूसरी अगर आप निकाल दोगे देन द ओनली ऑप्शन वुड बी गोइंग फॉर एन आईवीएफ। पर और अगर हम इसको सेल्फ एंजियोस्टमी करते ही हैं और बाद में ये डिजीज ट्यूब है तो इवन आईवीएफ के बाद भी उसमें दोबारा हमारा टॉपिक हो सकती है। तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट्स एंड यही डिस्कशन के ऊपर आपको ये सारी कि जी आपने इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की, उसके साथ कम्युनिकेट किस तरह किया, उसकी सेफ्टी कैसे किया, और अपनी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के हिसाब से आपने उसको सेल्फ इंजेक्टमी सेल्फ एंजियोस्टमी दोनों की उसकी ऑप्शंस कैसे डिस्कस करने के बाद देन यू प्रोसीड। फिर ऑफ कोर्स इसमें जब लेप्रोटमी होगी वो हर चीज का हाल नहीं बता क्या आपके पास चीजें हैं इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन। मुझे बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, मैं बोल रही थी कि जो है जिसकी पेशेंट है, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी है, ऑलरेडी प्रीवियस हिस्ट्री है सेल्फ एंजियोस्टमी, तो हम पेशेंट को एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई पेन नहीं है, तो हम पहले एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका बीटा 3 रिपीट कराएंगे, फिर अगर सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे होंगे तो फिर हम मेडिकल और फिर बाद में हम सर्जिकल पे आएंगे ना बेटा। स्टेप 5। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज नॉट इंडिकेटेड जहां पे बेबी की फीटल कार्डियक एक्टिविटी हो और वो एक टॉपिक, इसमें तो सर मेडिकल भी नहीं होगी, ये तो सीधा सीधा सर्जिकल है। इसमें एक्सपेक्टेंट और जो मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों दे आर आउट। ओके
अगर आप वहां जाके वहां पे इसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर दोगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका जो ये अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज वाला सिलसिला है इसमें आपके लग जाने 0 नंबर, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेंट की और मेडिकल की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप पढ़ो, उसमें बेबी की हार्ट बीट कंफर्म, हाँ अगर उसकी एक कोई लेट्स सपोज मैथ्स आंसर देते हैं जिसमें हार्ट बीट नहीं देते विद अ रेस बीट आईसीजी, फिर उसमें वो सारी आपकी बातें ठीक हैं कि जी हम उसको एक्सपेक्टेंट से स्टार्ट करते हुए रिकन्फर्मेशन एंड देन गोइंग ऑन। ओके, जिसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट ये करना रहेगा। उसकी कार्डियक एक्टिविटी पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके साथ फिर आपको बीटा आईसीजी लेवल्स भी दिए गए होंगे। ओके इसमें जो मैंने नहीं दिए वो आपको बीटा आईसीजी लेवल देने चाहिए थे, वो सिनारियो में होंगे। या आप ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर उससे पूछोगे कि जी आपका ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट हुई, तो मे बी द पेशेंट विल गिव यू कि हाँ जी मेरा बीटा आईसीजी हुआ था, उसकी मेरी ये लेवल आया 10,000 20,000 व्हाटएवर दिस इज। यू गेट माय पॉइंट। तो यही सारी बातें बेटा, सारी जो पहले 2 मिनट है ना, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जिसमें आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, कि हमने अगर पेशेंट से जाके पेशेंट बैठा हुआ है तो उससे क्या सवाल पूछने हैं, अगर मैंने कोई एग्जामिनेशन करना है तो मैंने किस तरह करना है, अगर मैंने कोई आगे वो बैठा इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें हमने बैठ के बात करनी है तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी। ये भी स्टेशन हो सकता है, मुझे अभी ख्याल आया कि वो बैठ के आपको कोई ऑपरेशन नोट्स 5-6 पढ़े हों और दिखा दें कि इसके बताओ ये ऑपरेशन नोट्स जो हैं ये एडिक्वेट हैं कि नहीं, या उसमें क्या क्या चीज़ें कमी। वो जब आपकी पूरे ऑपरेशन नोट्स के सारे खाने होते हैं कि जी उसका डेट टाइम, सर्जन कौन था, क्या हुआ, क्या हुई, ब्लड लॉस क्या करना है, पेन के एंटीबायोटिक के लिए, हो सकता है वो आपको 10 डिस्चार्ज कार्ड दिखा दें पड़े हुए कि जी के डिस्चार्ज कार्ड हुए हुए हैं, तो डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर उस कमेंट कीजिए कि दिस इज एडिक्वेट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, क्या उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसके साथ क्या प्रोसीजर्स हुए, क्या उसका फ्यूचर का प्लान उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या लिया हुआ है, क्या उसको फॉलो अप। वो कनेक्शन कुछ आज is bothering us। चलो अब आपको आवाज आ रही? जी सर अब आ रही है। सर देखिए अब इमरान चार्जिंग आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ जी सर आ रही आपकी है आवाज ब्रेक हो रही है, आप वीडियो ऑफ करके बात करें। चलो ठीक, थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जैसे MRCOG के रोल प्ले स्टेशन में होता है कि आपने वो पेशेंट से जस्ट नेगोशिएट करना होता है, उसे सारी ऑप्शन समझानी होती हैं। अगर ऐसे वास्ट सा एक सिनेरियो दे दें तो क्या ऐसे ही हमने करना है? इन्वेस्टिगेशन और फर्दर उसकी जरूरत नहीं है? जी मुझे इतना नहीं समझ आई। सर मैं कहना चाह रही थी कि MRCOG के रोल प्ले वाले स्टेशन में आपने सिर्फ रोल प्लेयर से इंटरेक्ट करना होता है और उससे आपने एक मैनेजमेंट प्लान पे नेगोशिएट करना होता है, मतलब उसको सारी ऑप्शन अलग अलग समझानी होती है। जैसे कोई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली है तो आप उसको सारी ऑप्शन देंगे उसकी एज के हिसाब से क्या हैं, और हम आपको माइरीना का ऑप्शन भी दे सकते हैं और इन दी एंड स्टेफनी। तो उसके बाद उस पर छोड़ दें कि वो क्या डिसाइड करती है। ऐसे ही करना है या हमने इन्वेस्टिगेशन और ये चीजें मांगनी है? मुझे आपके पहले वाला समझ नहीं, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करो अपना। सर मैं कहना चाह रही हूँ जैसे MRCOG के रोल प्ले के स्टेशन में
हम निगोशिएट करते हैं पेशेंट के साथ और उसको सारी ऑप्शन समझा देते हैं। जैसे कोई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली है तो हम उसको समझा देते हैं कि आपका भी पिल्स है, मतलब आपकी सिचुएशन में पिल्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, हम आपको माइग्रेना दे सकते हैं या हम आपको हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, ये एंड रिजॉर्ट है, बट ये फिर पेशेंट की चॉइस पे छोड़ दें कि वो किसको ऑप्ट करती है इन द एंड। क्या इसको ऐसे ही हल करना है या देखो फिर बेटा, हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर नहीं जाना है? देखो, आपको देखो, दो किस्म की बातें हैं। अगर एक पे स्टेशन है जिसपे आपको सिर्फ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दी हुई है, नॉर्मल यूट्रस दिया हुआ है और पेशेंट आपसे डिस्कस करना चाहती है कि जी कि मेरी मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिर तो आप इस सारी मैनेजमेंट डिस्कस करोगे। दूसरा क्लिनिकल सिनेरियो आ जाता है जिसमें एक पेशेंट है जो माइरीना के लिए आई है एंड शी वांट टू बी काउंसल्ड अबाउट माइरीना। उसको फिर आप बात ज्यादातर फोकस माइरीना पे ही करोगे और अगर वो पूछे आपसे कि जी इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर एक पेशेंट सिर्फ हैवी ब्लीडिंग के साथ आ रही है विद नॉर्मल साइज यूट्रस, कोई ऐसी बात नहीं है, उसने सिर्फ अपनी ऑप्शंस डिस्कस करनी है, उसमें आप उसको ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 करके अपने हिसाब से दे दोगे कि जी हाँ जी मेरे हिसाब से आपकी फैमिली कंप्लीट है, सब कुछ है, आप दूर से आए हुए हो तो मे बी हिस्टेक्टमी इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि आप फॉलोअप के लिए नहीं आ सकते। दूसरी ऑप्शन कीजिए, आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, आप ये लाहौर शहर में रहते हो और बड़ा कंप्लाइंट पेशेंट है, सारा कुछ है, तो हम आपको माइरीना और अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है कंपोनेंट कि वो अगर वो है तो हम आपको माइरीना रख देंगे, माइरीना की ये एडवांटेज ये डिसएडवांटेजेस। और इवन अगर आपने उसको ओसीपीस पे डालना है तो वो आपकी बाकी सारी ऑप्शन आ जाएंगी। लेकिन उसमें भी जब आप जाओगे, हो सकता है एक ऐसा पेशेंट है जो माइरीना रखवा के आया हुआ है, अब वो हिस्टेक्टमी चाहता है, तो इट विल ऑल वेरी। जो पहले 2 मिनट है उसमें आपको यू नीड टू बड़ा डिटेल से पढ़ना कि जी उन्होंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्या करना है। एक अगर माइरीना रखवाने पेशेंट आई है और वो उसकी काउंसलिंग के लिए आई है एंड यू स्टार्ट विद दैट कि जी मेरा ख्याल है कि आप माइरीना आपको नहीं रखनी चाहिए, आप हिस्टेक्टमी करा लें। अगर तो वो ऑप्शंस की बात है फिर तो हिस्टेक्टमी ठीक है, लेकिन अगर वो रखवाने आके आ गई है तो फिर आपने उसके हिसाब से उसको करना है। आपको और मेरी सर बात ये समझ ही आई? माइरीना वाला, जी जी सर, ये अगर ये ही माइरीना वाला स्टेशन सर आई हैव टू क्वेश्चन। सर ये जो आपने पहले है तो हम इसको अगर माइरीना, एक्सक्यूज को कहना है तो सर ये माइरीना वाले स्टेशन में क्या हम उससे पेशेंट से कह सकते हैं कि हाँ हम आपको माइरीना रखने से पहले कुछ आपकी एग्जामिनेशन करेंगे, ये उसमें देखेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जिसमें ये आउट करेंगे, उसके बाद आपको माइरीना देखेंगे कि बेटा अगर ठीक एब्सोल्युटली, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है या प्री रिक्विजिट है मरीना रखने की, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली गई तो आप जरूर से कहोगे कि जी वो करेंगे। जैसे आपको अल्ट्रासाउंड नहीं दिया गया, लेट्स सपोज। जी सर, यहाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने ये क्वेश्चन उस पेशेंट से ही करना है ना, ये एग्जामिनर को तो स्पेशली एड्रेस करना है। मुझे बेटा आपके फिर बीच में आवाज काटी से समझ नहीं आया। मैंने कहा सर आपकी बात मुझे समझ आ गई है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हम उसी पेशेंट को काउंसलिंग में समझा देंगे ना सारा कुछ, एग्जामिनर से तो इंटरेक्शन की ऐसा जरूरत नहीं है इसमें। देखो जिसमें रोल प्ले होता है उसमें 99% चांसेस हैं कि आपने एग्जामिनर से कांटेक्ट नहीं करना, वो आपने रोल पे से ही बात करनी। हर स्टेशन पे या तो एक बंदा बैठा होगा या 2 बंदे बैठे हों। नॉर्मली अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो वो आपको ऑब्जर्व या करेगा या आपसे क्वेश्चन आंसर करके आपको उसका जवाब देगा जो एग्जामिनर होगा। अगर नॉर्मली 2 बंदे बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि एक जो है वो रोल प्लेयर है, फिर देन मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन 99% चांसेस हैं कि वो आपने सिर्फ उसी से बात करके उसी को काउंसिल करना है और जो मार्क कर रहा होगा वो आपका एग्जामिनर होगा जो कर। ठीक है सर, थैंक यू।
सर आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चन। सर ये जो आपने HMV का बताया सर, इसमें हम फिर ऑप्शंस तो मेडिकल से स्टार्ट करेंगे, मेडिकल एंड देन एब्लेयंस एंड देन मायरीना एंड देन हिस्टेरेक्टमी। तो सर ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ। बेटा तुम लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन जो क्लिनिकल सिनेरियो भी साथ दिया होगा। सिर्फ ये नहीं लिखा होगा एक पेशेंट है जो 60 इयर्स ऑफ एज है, या सॉरी 60 कह रहा हूँ, ये 35 इयर्स ऑफ एज है और हेवी ब्लीडिंग के साथ आती है। आपको उसकी डिटेल दी गई होगी कि उसकी पैरिटी क्या है, उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, उसका HB कितना है, उसकी फलाना चीज क्या क्या है। उसके बाद देन यू नीड टू असेस। अब उसमें अगर उन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन ये लेनी है क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर कि आप उससे ऑप्शन डिस्कस करो कि क्या मेडिकल, तो वो सेशन जो होगा उस पर फोकस होगा। अगर उसमें पेशेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि जी कि उसकी हिस्टेक्टमी होनी है, उसको हिस्टेक्टमी के बारे में फिर उसकी सारी बात की जाएगी। और अगर उस बातचीत के अंदर इतनी बात चली जाती है कि आप मे बी यू कैन आस्क जाके बैठ के कह सकते कि यू आर हियर फॉर हिस्टेक्टमी, दैट इज परफेक्टली फाइन, डू यू नो अदर ऑप्शंस के जिसके बाद क्या होगा, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क देम। इन द एंड यू कैन ऑलवेज से कि जी इज देयर maybe patient can ask you is there any other option apart from getting an hysterectomy done, या आपको हो सकता है सारी दिया पेशेंट है उसको जाके कन्विंस करना है कि जी आप हिस्टेक्टमी करा लो फॉर हर सेक, कि वो दूर से आई हुई है, फॉलो अप नहीं कर सकती, उसके पैरिटी कंप्लीट है, ये है फलाना है, तो वो है, लेकिन शी इज रिलक्टेंट टू गो फॉर अ मायोमेक्टमी। अब वहां बैठ के आपको उसके सारे सिनेरियो के हिसाब से उसे मायोमेक्टमी की बात करनी पड़ेगी, या उसके साथ फिर आप कह सकते हो कि जी हाँ जी ठीक है, हो सकता है उसका एंडोमेट्रियल सबम्यूकस 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड होगा विच इज, और वो कहती है कि जी मुझे तो कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट बताएं। अब उस पर हम वो मायरीना तो नहीं रख सकते, लेट्स सपोज एक 20 वीक साइज यूट्रस के अंदर जब हम मायरीना नहीं रख सकते, फिर उसकी अगली ऑप्शन जो आ जाती है वो फिर मायोमेक्टमी की आ जाती है। इफ शी वांट्स टू preserve her uterus, I don't know if somebody of you sitting here has worked in Saudi Arabia or not, वो तो मर भी जाते हैं, पेशेंट मर भी रही है चाहे PPS से कुछ, वो हिस्टेक्टमी नहीं कराते, वो कहते हैं हमें कोई और ऑप्शन है यहाँ। ऐसा क्लिनिकल सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको क्या है कि पेशेंट सिवियर के PPH में है और वो अपना हिस्टेक्टमी की इजाजत नहीं है उसे, तो हाउ विल यू मैनेज, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? ये रोड प्लेयर के साथ तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर के साथ ज्यादा जी सर। क्वेश्चन आंसर्स का बन ऐसे लाइक एक हमें पता होता है कि इस हमें डेफिनेटली पता होता है कि इसका ट्रीटमेंट ये है, जैसे मायोमेक्टमी है। अगर हमें मायोमेक्टमी में वो कहते हैं कि मैंने मायोमेक्टमी सर्जिकल नहीं, तो फिर हम लाइक मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल ट्रीटमेंट का उसको बताएंगे कि उसके लिए नॉन हार्मोनल और GnRH एनालॉग्स हैं और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है जिसका लाइक सर उसका सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है बिग फाइब्रॉइड्स में। तो मैं ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे ना, और सिर्फ इट इज नॉट ओनली ऑन यूट्राइन। अब ये मसला आपका यूट्राइन आर्टरी तो आ गया प्लान्स के अंदर, वो सारी अब वो कहानी खत्म होगी कि आपको जो सबसे ज्यादा मसला होना है कि हमारे डिपार्टमेंट में तो है नहीं ये चीज। अब वहां पे जब आप जा रहे हो तो आपके पास दुनिया की हर चीज है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। पहले तो जिंदगी आपकी आसान थी कि जी हमारे पास तो 24 वीक का बच्चा नहीं बचता, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव लेके चलेंगे। अब वहां पे जाके जब बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जी वहां पे पूछोगे कि जी वहां की नर्सरी के क्या हालात है, मे बी इट इज अ गुड नर्सरी, वो 500 ग्राम के बच्चे बचा लेती, फिर कहानी फर्क हो जाएगी। अब उसी में यही मूविंग ऑन, देयर माइट बी अ क्लिनिकल सेशन जहाँ पे वो कहता है कि जी मुझे डोनर एग डोनर स्पर्म्स की जरूरत है, उस पर आप क्या कहोगे? जी हम यहाँ तब तो हम तो नहीं करते, दैट विल नॉट फिनिश योर स्टेशन। यस, वो आपको बताना पड़ेगा कि जी हाँ जी होता है, ये है, उसके क्या implications हैं, what not, maybe that is a discussion point which we need to do, and that will depend upon your communication with the patient। और उसके relative में उसका husband भी आ जाएगा, आपकी applied knowledge में ये भी आ जाएगा, अगर होता है तो कहाँ पे होता है, yes पाकिस्तान में, अगर नहीं होता तो फिर और कहाँ पे होता है। तो all these things, do remember this thing। पहले तो आप बड़े आसानी जिंदगी आपकी, ठीक है कि जी कि हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं होता इसलिए हम तो नहीं करेंगे।
अब वो नहीं बात रहेगी, ये आप नहीं कह सकते आप उसे। यहाँ जरूर कह सकते कि जी हम यहाँ हम मुझे नहीं पता कि किस तरह होता है, लेकिन यहाँ फला जगह है जहाँ पे आप जाके ये चीजें करा सकते हो। सर कंट्री का स्पेशली कंट्री का बताना जरूरी है कि हम ये कह सकें कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता लेकिन बाहर की कंट्रीज में इनके इस तरह हम कर सकते हैं कि हमें स्पेसिफाइड कंट्री बताना होगा? नहीं, आप कह सकते हैं कि ये हमारे लॉ ऑफ लैंड के अंदर डोनर एग डोनर स्पर्म्स नहीं अलाउड, वी डोंट डू इट हियर, लेकिन देयर आर अदर कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान जहाँ पे हो सकता है। यू कैन ऑलवेज से कि जी मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मैं तो कोई बहुत ज्यादा इस्लामिक बंदा नहीं हूँ, उसके लिए यू कैन टेक अ कंसेंट फ्रॉम योर जो लोकल आपका है उससे आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ये कहाँ पे होता है आउटसाइड द पाकिस्तान। ये दिस अ वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो कि दिस स्टेशन विल कम, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपको, आपकी सोच जो अब वहां जाके रुक नहीं जाएगी कि जी हम आपका कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ अडॉप्शन करो। यस, अडॉप्शन इज एन ऑप्शन, लेकिन बाकी सब चीजें भी कहाँ होती हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, आई हैव टू रियली गो टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन सर, जो बाकी आई होप कि कुछ आपको आइडिया हो कि टॉक्स में क्या होना है, किस तरह होना है और किस तरह क्या करें। सर हम ऐसे कह सकते हैं काइंडली गिव मी द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, और सर उसमें मेंशन करना जरूरी है कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, जस्ट वी से इज बेसलाइन इज इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूडिंग दिस। बेटा लाइकली चांसेस हैं, वो सारा जो आपको डिपेंड करता है, उन्होंने बड़े सोच समझ के बनाने, रैंडमली नहीं बनने। गुड चांस के जी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो पहले 2 मिनट में उसमें हो, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि उस चीज को कवर करने के लिए या वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे मैंने ये कहा उसमें मैंने बीटा एचसीजी नहीं दिया, तो यू कैन ऑलवेज आस्क कि जी आपका ब्लड टेस्ट हुआ तो बीटा एचसीजी दे दीजिए, या आपकी हीमोग्लोबिन या स्पेसिफिक टेस्ट जो हुआ वो, क्योंकि देखो जब तक ये सारी इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपके पास नहीं होता, आप मैनेजमेंट प्लान नहीं कर सकते। Sir, then we have to ask from the examiner, kindly give me the hemoglobin, अगर ultrasound. अगर तो एग्जामिनर है इंटरेक्शन, हाँ अगर तो एग्जामिनर बैठा हुआ है तो आप एग्जामिनर से पूछोगे, वरना रोल पर से पूछोगे आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो पढ़ी लिखी होगी, उसके बाद लिखी होगी हाँ जो उसने कहा कि हाँ इसके अलावा आपके कोई टेस्ट हुए हैं, मसलन फला CA125 हो गया, कोई ट्यूमर मार्कर हो गया, कुछ और हो गया, वो हुआ है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लिखे, लेकिन डू रिमेंबर दैट उस पर फंस नहीं जाना। टाइम हमारा 10 मिनट है, और इन द एंड यू नीड टू फोकस ऑन एंड वाली जो लाइन लिखी होगी कि टेक डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, टेक फला चीज वाला जो वो कंपोनेंट है वो आपने पूरा करना है, नंबर आपको उस चीज के मिलने हैं। अगर आपके रिजल्ट उसी दिन अगर आएगा? एक बात करनी, अगर वहां आपने काउंसलिंग करनी थी उस पेशेंट की और आप सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन लेते रह गए, मे बी उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इन्वेस्टिगेशन का एक आधा नंबर हो, वो शायद आपको मिल जाएगा, बाकी सारे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। डू गेट माय पॉइंट? ये मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आई कि नहीं आई तो मैं रिपीट करूं इसको? सर काइंडली रिपीट कीजिएगा। अगर वहां पे एक स्टेशन है जिसमें उसमें एंड पे लिखा हुआ है कि जी आपने पेशेंट को काउंसिल करना है फॉर फला, और आप जाके सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन ही लेते रहते हो उसे कंप्लीट करने के लिए, और टाइम बेल बज जाता है और काउंसलिंग तक बात ही नहीं पहुंचती पेशेंट की, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसकी ये हो कि जी ये फला इन्वेस्टिगेशन उस सिनेरियो में उन्होंने मिस की हुई जान के, वो अगर आपने ले ली, लेने के बाद देन यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 8-9 मिनट ऑन द पेशेंट के बाद जो उसको आपने काउंसिल करना है कि हाँ जी आपकी ये डिजीज देखी गई है, आपका फला नाम है, यही आप इसलिए आए थे, आपकी ये डिजीज ये डायग्नोसिस हुआ है, इसकी ये मैनेजमेंट है, आपने इसके बारे में जो भी करना है फ्यूचर में ये, और इंट्राऑपरेटिव क्या होगा, प्री ऑप क्या होगा, सारी चीजें आपने बतानी जरूरी। चलो बेटा, आई थिंक थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।
चलो सर मैंने लेट्स होप। हाँ जी, तो ये पूछना था कि जैसे पहले हम अपनी किट लेके जाते थे, चीजें लेके जाते थे, बीपी पेटर्स और सारा शीट्स वगैरह, अब हमने खुद कुछ लेके जाना है? बेटा अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन ही, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये सब चीजें तैयार करके लेके जाओगे। अगर वहां उन्होंने कहा कि जी इसकी 90% चांसेस है, वो कहेंगे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको बेशक बाहर अपनी किताबों के साथ छोड़ देना। अगर उन्होंने कहा हाँ जी लेके जा सकते हैं, जिसमें आपका इट इज नॉट ओनली दिस, जिसमें आपका ये व्हील है, जिसमें आपका BMI चार्ट है और ये सारी चीजें हैं, आप उनसे वहाँ जो आपकी इनिशियली होगी क्या कहते हैं ब्रीफिंग होगी, इसमें वो बता देंगे। हाँ अगर वो कहते हैं जी हाँ बैग ले जाओ, विच इज वेरी वेरी अनलाइकली, तो आप ले जाना। और उस टाइम अगर कहें कि बैग ले जाओ और आपके पास नहीं होगा, तो भाग के घर आओगे या साथ वाली लड़की का खींचोगे कि ये मुझे दे दो। तो इसलिए तैयारी करके उसको इनिशियली ले जाओ, ये पहले के बाद पता चल जाएगा। लेकिन लाइकली चांसेस हैं कि अगर कोई एग्जामिनेशन का एंटर आता है जिसमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, उन्होंने ऑलरेडी वहां पे वो चीजें रखी होंगी, पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। बाकी आगे इंशाल्लाह चलो बेटा। रिजल्ट सेम डे पर आएगा बाद में आएगा, कुछ पता है? रिजल्ट बेटा सेम डे पे आ जाएगा, क्योंकि ये वो सारे स्टेशन है, जिस तरह इसका बायबैक का होता है उसी तरह इसका भी आ जाएगा। और रोज के टोक्स, क्योंकि ये चलेगा एग्जाम 4 या 5 दिन, तो रोज के टोक्स एक दिन के एक होंगे, अगले दिन के टोटली डिफरेंट होंगे। सर ये MCPS वालों की डेट क्या आई है? बेटा MCPS वालों की उन्होंने भी मुझे नहीं पता, कोई मुझे ईमेल भी नहीं आई, उन्होंने अनाउंस भी अभी तक नहीं किया। सर बेस्ट ऑप्शन क्या है जिनके पास स्किप का ऑप्शन है कि वो अभी अपीयर हो जाए? सर बेस्ट ऑप्शन क्या है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास स्किप का ऑप्शन है कि वो अभी अपीयर हो जाए, या जो है ना इस तो पहले प्रिपरेशन करके फिर दे? बेटा अगर आपकी ख्याल है कि आपकी तैयारी अच्छी है एंड इंशाल्लाह यू कैन गेट थ्रू, तो मेरा तो ख्याल है जरूर अपीयर हो जाओ। अगर आपका ख्याल है कि आपकी नहीं तैयारी कंप्लीट, फिर आप सोच लो। लेकिन ये याद रख लेना, मैंने तो हर इम्तिहान से पहले सोचा था कि एक दिन और मिल जाता तो मैं शायद तैयारी और बेहतर कर लेता, लेकिन वो एक दिन कभी भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर, फिर थोड़ा पैटर्न नहीं हुए ना, इस वजह से उस पर प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना। बेटा अभी है टाइम, तो आपने लेना है। बिलीव मी, अगली दफा जाके अगर आपका ख्याल है कि अगली दफा इम्तिहान दोगे तो आपकी तैयारी से बेहतर हो जाएगी, या आप यू विल मच मोर कॉन्फिडेंट, या आपको अंदाजा हो जाएगा कि टोक्स कैसे आए थे, रिजल्ट कैसा आया। देखो जो पहला इम्तिहान है ना, मेरा अपना अंदाजा है उसमें शायद पास होना थोड़ा आसान, उसमें एग्जामिनर्स को भी कम्प्लीटली नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो हो सकता है वो जुड़े में निकल जाओ। सेकेंड टाइम आई डोंट नो, मेरा अपना अंदाजा है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू गोना परफॉर्म। और अगर उन्हें 60% किया हुआ है, 60% टोक्स में पास होना इतना मुश्किल नहीं है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ ना कुछ तो आता होगा। सर मुझे 3 जुलाई को हज पे जाना है, अगर पीछे से MCPS की डेट आती है तो कैसे मैनेज होगा? वो कंसिडर कर लें अगर ईमेल वगैरह करें तो, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट नॉर्मली वो मेरा नहीं ख्याल वेवर ऑफ करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो मैंडेटरी होता है, अगले 2 में यू कैन स्किप वन। सर असल में हज का, क्योंकि ये तो एग्जाम तो कब से ही चल रहा है ना, तो इस वजह से वो डिले नहीं कर सकते। तो बेटा उनको ईमेल कर देना, on some grounds they can accept you। आप लाहौर के हो? नहीं सर, कराची। फिर आप कराची सेंटर जाके पूछ लो उनसे जाने से पहले कि जी मेरी 3 जुलाई की है, MCPS की अगर डेट आई है तो मैं बताएं मैं क्या करूँ। आप चले जाओ रीजनल सेंटर, जाके गो टू रीजनल सेंटर एंड टॉक टू देम कि जी बताएं मुझे मेरी आपकी डेट अगर कंफर्म है। अगर वो कहते हैं जी आपके आने के बाद होना, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अगर वो क्या इन्हीं डेट्स में है तो यू कैन ऑलवेज से कि जी ये हज की है, मैं हज में जा रही हूँ, तो बताएं मेरा क्या मुझे स्किप मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। जी सर, थैंक यू। ठीक।